नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन वो पेचीदा भी है, संजीदा भी है और संवेदनशील भी। और इस पर अक्सर समाज में राय बटी हुई नज़र आती है। ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि इस बार इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच की राय भी बटी हुई नजर आई है। इस मुद्दे पर निर्णय की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोनों जज भी एक राय नहीं बना पाए और अब वो चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की जाए। हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप की। क्या है पूरा मामला, पेच कहाँ फंसा है, इन सभी बातों को समझने के लिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बुधवार को खबरों की दुनिया में मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई ने काफी सुर्खियां बटोरी। खबर यह थी कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाए या नहीं। इस पर 2 जजों की बेंच एक राय पर नहीं पहुंच सके। मैरिटल रेप को लेकर याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकदर और जस्टिस हरिशंकर के बीच इस मसले पर सहमति नहीं बन पाई। जस्टिस राजीव शकदर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के हक में थे, लेकिन जस्टिस हरिशंकर जस्टिस राजीव शकदर से इत्तेफाक नहीं रखते थे। जस्टिस शकदर का कहना था कि पत्नी की रजामंदी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने वाले पति पर क्रिमिनल केस होना चाहिए, लेकिन जस्टिस हरिशंकर इस राय से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि शादी में दोनों पक्षों का एक दूसरे से शारीरिक संबंध की अपेक्षा रखना जायज है। ऐसे में अब दोनों जज चाहते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला ले। मामले में थोड़ा पीछे चलकर हम आपको बता दें कि मैरिटल रेप यानी पति की ओर से पत्नी की असहमति के बावजूद बनाया गया शारीरिक संबंध फिलहाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आईपीसी की धारा 375 पत्नी के साथ जबरन बनाए गए यौन संबंध को रेप नहीं मानती। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस धारा में बदलाव कर मैरिटल रेप को अपराध बनाने की गुजारिश की गई थी। मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को कहा था कि शादी के आधार पर यह कैसे तय किया जा सकता है कि एक महिला के साथ हुआ रेप अपराध है या नहीं। जस्टिस राजीव शकदर और जस्टिस हरिशंकर के बेंच ने सवाल किया था, ये एक अविवाहित महिला के केस से इतना अलग क्यों है? ये एक अविवाहित महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन विवाहित महिला की मर्यादा को इससे कोई हानि नहीं होती। ऐसा कैसे है? इसका जवाब क्या है? क्या वो न कहने का अपना अधिकार खो देती है? क्या रेप को अपराध बनाने वाले 50 देशों ने इसे गलत समझा है? बेंच ने कहा था कि सेक्शन 375 रेप करने वाले पतियों को बचाने के लिए एक फायर वॉल का काम करता है और कोर्ट को ये देखना होगा कि ये फायर वॉल संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो नहीं करता। 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये शादी नाम की संस्था को तहस नहस कर देगा। सरकार ने ये भी कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से कानून का गलत इस्तेमाल के खतरे हो सकते हैं। सरकार ने सबूत जुटाने में मुश्किल, निरक्षरता और संस्कृति का हवाला भी दिया था। वहीं आम लोगों की बात करें तो उनकी भी इस मामले में बटी हुई राय है। बीटी नाउ स्वदेश। चलिए, बहुत ही बुनियादी सा है, जो गलत लगे उसे ना कहना। लेकिन सच में शादी के बाद क्या महिलाएं ना कहने का अधिकार खो देती हैं? क्यों शादी के बाद होने वाली जोर ज़बरदस्ती को रेप मानना इतना मुश्किल है? आखिर महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती को लेकर कानूनी पैमाने अलग अलग क्यों हैं? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बात मॉरल कंपास की नहीं, बल्कि बात करेंगे कानूनों की और समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी मुश्किल और इतना समय क्यों लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आभा मर्यादा सिंह, जो कि लॉयर हैं, योगिता भयाना जो कि एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं, और मीरा सूद जो कि प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी में। आभा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो आपत्ति जताई गई है वो किन ग्राउंड्स पे है? जहाँ तक हमें समझ आता है तो 2 से 3 ग्राउंड्स हमें समझ आते हैं। एक तो एक्सेप्शन जो है सेक्शन 375 में, उसको हटाने से क्या एक नया ऑफेंस क्रिएट होगा। दूसरा जो हमें समझ आता है वो ये आता है कि आर्टिकल 14 को लेकर बहस है और वहाँ पे किस तरह के डिफरेंस हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें भी और हमारे दर्शकों को पहले समझाएं कि जो आपत्ति है कोर्ट की वो किन चीज़ों पर है।
देखिए, आपने जो आर्टिकल 14 की बात करी कि जो है जस्टिस शक्दर कहते हैं कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि आप तो पहली बात आप कहते हैं कि जैसे कि अगर अनमैरिड वुमन है उसके साथ अगर शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो वो रेप होगा, और जो मैरिड वुमन है उसके साथ अगर शारीरिक संबंध जबरन स्थापित किया जाएगा तो वो रेप नहीं होगा। तो उनका कहना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत ये गलत बैठता है, क्योंकि आप जो है नारी तो सेम है, लेकिन अगर पति कर रहा है तो आप उसको वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे? अनमैरिड वुमन को ज्यादा अधिकार है इस मामले में, अगर वो ना कहती है तो उसका अधिकार ज्यादा बनता है। तो ये एक आर्टिकल 14 को लेके जस्टिस शक्दर का बार बार ये कहना था, और ये भी कहना है कि राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है तो राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो एक महिला की अधिकार, उसकी बॉडी पे अपनी ऑटोनॉमी पे हनन होता है, उसके स्वाभिमान, उसकी डिग्निटी पे हनन होता है कि अगर वो ना बोलती है और उसके साथ जबरन सेक्स किया जाता है। तो ये इन्होंने इसको जो है इस तरह से, और फ्रीडम ऑफ चॉइस तो आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन करता है जैसे शक्दर कहते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि 375(2) को खत्म किया जाए और मैरिटल रेप को गुनाह बनाया जाए। और ये भी कहना कि तो ये 3 कानून में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उसका मर्जी है तो वो करेगी, पति के साथ संबंध नहीं होगा तो नहीं करेगी। लेकिन अगर अब उसी तरफ हम जस्टिस हरिशंकर की तरफ आते हैं तो जो उन्होंने पैराग्राफ 119 में कहा है, उन्होंने कहा है कि शादी जो एक जो पूरा प्रोसेस है वो एक सेक्रेड, वो एक जो है रिलीजियस, उसका उन्होंने सैंक्टिटी दी है उसको। और ये भी कहना कि अगर एक बार पत्नी पति को ना कर दे, या पति अपने पति के जो अधिकार है उसको अगर वो स्थापित करता है, तो आप उसको कैसे रेप बोल सकते हैं? आप तो पूरे मैरिज के इंस्टीट्यूशन को समाप्त कर देंगे। तो ये पॉइंट लेके जस्टिस हरिशंकर जो है अपना उन्होंने डिसेंट दिया है, और उनका कहना है कि नहीं, 14, 19 और 21 में ये खरा उतरता है और मैरिटल रेप को हम नहीं बना सकते हैं गुनाह। लेकिन मेरा कहना है एक लॉयर होने के नाते, जो ये अगर आप कहते हैं ये मैरिटल रेप कहाँ हो रहा है, हमें एविडेंस देखना है, कन्विक्शन देखना है। नॉर्मल रेप केसेस में कन्विक्शन मात्र 29% है आज की तारीख में। तो बंद कमरे में जो ये ऑफेंस होगा तो आप पे एविडेंस क्या है? पत्नी कहेगी मैंने ना बोला, पति कहेगा मुझे तो हाँ समझ में आया, और अभी तक तो इसका मूड ठीक था, आधे रास्ते तक क्या मुझे तो लगा कि ये मुझे अपने पास बुला रही है। तो इसकी गवाही कौन देगा? क्या आप बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए? तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। जब वायलेंट अननोन आदमी से रेप को कन्विक्शन 29% है, तो मैरिड में कैसे होगा? दूसरी बात, इसका जिस तरह 498A का मिसयूज हो रहा है, आज 25 साल 30 साल की शादी के बाद लोग डाउरी का ऑफेंस लगा दे रहे हैं, तो इसका भी जो है, अगर कोई पत्नी जो है वो उसका किसी से अफेयर हो जाए वो, या वो अपने पति को छोड़ना चाहे, तो वो जो है इसका आपके ऊपर लगा देगी, पति के पास कोई बचाव नहीं होगा। लेकिन बचाव की बात यही आई, एविडेंस किसी को प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कानून बनाने के लिए आपको पहले ठोस कदम उठाने होंगे। पति आपको गाइडलाइंस देनी होगी कि वाइफ ने नो बोला, जैसे आप तलाक तलाक 3 बार बोलते हैं, आप कहेंगे नो नो 4 बार वो नो बोले, आप रिकॉर्ड करिए उसने नो बोला, उसके बाद आपने किया। तो ये एक वकीलों के लिए एक जिरह और एक ये खेल बन के रह जाएगा। मुझे लगता है कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए लॉ कमीशन के सामने ले जाया जाए। इसके बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, फैमिली वेलफेयर है, उनको लाके उसके बाद इस तरह का कानून लाए। सिर्फ ये कह देना, और इसीलिए आई थिंक स्प्लिट जजमेंट आया है, जजेस खुद नहीं डिसाइड कर पाए। 2015 और 17 में ये याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये अभी रास्ता काफी दूर है मैरिटल रेप को गुनाह बनाने में। आपसे ये सवाल मैं लेना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो सारे सवाल हैं वो एज अ ले मैन होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, कि अगर आप सेक्शन 375 में देखें तो जो कंसेंट की परिभाषा है वो बहुत साफ है। और जैसा कि हमसे आभा ने बोला कि आपकी हाँ पहले थी और बाद में ना भी हो जाए, इवन इन मिडिल ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, वो सेक्शन 375 में जो मानी जाती है। लेकिन जहाँ पे पति की परिभाषा आती है वहाँ पे ये बदल क्यों जाता है? ये पूरी की पूरी जो कंसेंट की परिभाषा है वो पलट क्यों जाती है? जी, ये सवाल मुझसे है? हाँ योगिता, आपसे ये सवाल था ये। जी, मैं बस यही आभा जी की काफी हद तक मैं बातों से सहमत हूँ। वो सही कह रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। मैं मानती हूँ प्रूव करना तो एक स्ट्रेंजर जब एक्ट करता है तब भी बड़ा मुश्किल होता है। आभा जी, हम समझते हैं बिकॉज हम काम करते हैं इस फील्ड में, पर जस्ट बिकॉज की प्रूव करना मुश्किल होगा उसके लिए ये लॉ ही ना आए, या हाँ बट डेलिब्रेशंस के बाद आए, वाटर टाइट लॉ आए
और जिसमें मिसयूज की संभावनाएं कम हो, ऐसा लॉ आना चाहिए। डेलिब्रेशन जरूर होना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ कि पार्लियामेंट लेवल पर होना चाहिए, और इसकी चर्चा क्योंकि अब शुरू ही हो चुकी है तो और अच्छे से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि एक रिचुअल, ऑफ कोर्स मैरिज इज अ वेरी पायस रिलेशन, रिचुअल डे होता है, रिचुअल्स होते हैं, एक वो रिचुअल कर लेने से और एक लीगल सर्टिफिकेट ले लेने से, आई मीन यू कैन नॉट हैव राइट टू रेप, क्योंकि रेप तो रेप ही रहेगा, क्राइम तो क्राइम रहेगा ना। क्राइम बदल नहीं रहा है, महिला है, पुरुष है, कंसेंट नहीं है, तो एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस तो हुआ ना। जस्ट बिकॉज उसने एक मंगलसूत्र पहना या एक रिचुअल कर लिया, उसके हस्बैंड को अधिकार हो गया, तो चर्चा तो बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। और जैसा कि आबा जी ने बोला, लड़ाई लंबी है पर हमें ये होना ही होगा, ये फ्यूचर है, दिस इज व्हाट वी वांट। और प्रूव करना मुश्किल है तो उसके लिए सोल्यूशन, हर लॉ का मिसयूज हो रहा है हमारे देश में। मुझे बताइए किस चीज का मिसयूज नहीं हो रहा? पावर का, लीडरशिप का, हर चीज का मिसयूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालेंगे, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा डेलिब्रेशन होना चाहिए। और पर ये लॉ जरूर इम्पोर्टेंट है, और इसके अपने आप, बिकॉज ग्रास रूट पे महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, उनके पति पीकर आते हैं और बहुत प्रताड़ना देते हैं और वो मना भी नहीं कर पाती, एंड दे लर्न टू लिव विद इट। उनको ये नॉर्मल लगता है, उनको लगता है ये ठीक है। पर अब जब ये डिस्कोर्स शुरू हुआ तो उन्हें समझ में आएगा वो मना कर सकती हैं, वो भी दिन भर थकी हारी होती हैं, वो दे कैन रिफ्यूज दिस एक्ट इफ दे डोंट वांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसिटिव मुद्दा है और मुझे लगता है कि अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। आई एम होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा वर्डिक्ट आएगा, नहीं तो एज आभा जी ने बोला लॉ कमीशन में डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस तो जरूर होगा। ये सवाल मेरा आपसे था क्योंकि आभा ने भी बात की कि लॉ आना चाहिए, योगिता जी भी इस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन एक सवाल जो उठा इस पूरी हियरिंग में वो रहा जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। और एक सवाल ये उठा कि अगर मैं एक्सेप्शन हटा देता हूँ तो क्या मैं एक ऑफेंस क्रिएट कर रहा हूँ कानूनी तौर पे? देखिए अगेन कॉमन मैन सवाल कि जब सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन करा गया था तब कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट हुआ था, लेकिन एक वहाँ पर भी चेंज करा गया था सेक्शन में। कानूनी हमें थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि जो पूरी बात है जुडिशियल रिस्ट्रेंट की, ऑफेंस क्रिएट करने की, हम एक आम आदमी की तरह इसको कैसे समझें? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? मेरा आपसे सवाल था ये। देखिए मैं पहले आपका इस बात का जवाब दे दूंगी और उसके बाद मैं ये जो झूठे आरोप और ये जो कैसे कोई कुछ प्रूव करेंगे उस पर भी मैं थोड़ा कहना चाहूंगी। जहां तक ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का सवाल है, देखिए ये बात जस्टिस शक्तर ने भी स्पष्ट की है अपने जजमेंट में कि इसमें कोई नया ऑफेंस, नया अपराध बना नहीं रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेप के वो ऑलरेडी है, वो ऑफेंस ऑलरेडी आईपीसी में है। उसमें से एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया है बेस्ड ऑन कि रेपिस्ट कौन है। अगर रेपिस्ट ये इंसान है यानी कि पति, तो रेप नहीं होगा। पर रेप का डेफिनेशन तो वही है ना, बिना रजामंदी के किसी के साथ शारीरिक संबंध करना। तो ये कोई नया ऑफेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। मैं कोई एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और उदाहरण देती हूँ अगर आपको। अगर हम बोलें कि जैसे ये ऑफेंस है, ये अपराध है शारीरिक संबंध बिना रजामंदी के, पर उसमें से एक क्लास, एक श्रेणी के लोग, उन पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। और वो लोग हैं, अब मैं उदाहरण के दौरान पे बोलती हूँ, वो लोग हैं एमपी। अगर कोई एमपी हुआ तो उन पे रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर वो हम एक्सेप्शन हटा दे, क्योंकि उसका हमें लगता है कि उस एक्सेप्शन का ये जो कानून का उद्देश्य है उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आर्बिट्रेरी है, कोई नेक्सस नहीं है कि क्या एक्सेप्शन है और क्या उद्देश्य है कानून का। तो इससे हम एक नया अपराध नहीं क्रिएट कर रहे, नया अपराध नहीं बना रहे। अपराध तो वहीं का वहीं है, बस एक श्रेणी हटा रहे हैं, ठीक है। और ये बात जस्टिस शक्तर ने भी स्पष्ट की है, ना कि हम यहाँ एक और चर्चा हो रही है कि ये संसद का काम है, ये न्यायालय का काम है ही नहीं कि वो कानून बनाए। पर यहाँ हम कानून बनाने की बात नहीं कर रहे। कानून है और न्यायालय का काम है कि वो देखें कि ये कानून संविधान से मिलता जुलता है, संविधान से लागू है, संविधान के अंदर वैलिड है या नहीं। यही तो न्यायालय का काम है। तो इसमें हम कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि न्यायालय को संसद का काम करना चाहिए। संसद अपना कानून बनाती है और न्यायालय का काम है उस कानून को टेस्ट करना, उस कानून को एग्जामिन करना संविधान के तौर।
तो इसमें कोई जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात आती ही नहीं है, क्योंकि ना हम यहाँ न्यायालय को कानून बनाने के लिए बोल रहे हैं, ना यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक नया अपराध आप घोषित करो। अपराध है, अपराध ऑलरेडी है आईपीसी में। जहां पे ये झूठे आरोप की बात आती है, अब मेरे से पहले जो लोग बोल चुके हैं वो बात कर रहे थे कि जैसे अगर कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान आदमी रेप करे तो प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होता कि पति भी करे। पर हमारे समाज में अब वो बात नहीं, सिर्फ शारीरिक संबंध सिर्फ पति या स्ट्रेंजर रेप में नहीं होता। अगर यही हम आर्ग्यूमेंट छेड़े तो फिर प्री मैरिटल सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, इन सब में कैसे प्रूव होगा? तो अब वो जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो बता रहे हैं कि शादी का कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, वो अब समाज में रहा ही नहीं, क्योंकि अब वो बात रही नहीं हमारे समाज में कि शारीरिक संबंध सिर्फ कंसेंशुअल, रजामंदी शारीरिक संबंध सिर्फ शादी में होते हैं। शादी के बाहर अगर होता है तो हम मान लें कि रजामंदी से था ही नहीं, ऐसी बात है ही नहीं अब समाज में। और कोर्ट भी लिव इन रिलेशनशिप्स को मान चुकी है, उनको भी एक लीगल दर्जा सॉर्ट ऑफ दे चुकी है। तो अब हमें पहचानना चाहिए कि अब हमारा समाज बदल गया है। प्री मैरिटल सेक्स भी होता है। फिर अगर हम प्रूफ की बात करें तो फिर ये शादी, को शादीशुदा औरत, बिना शादीशुदा औरत, ये कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया रहा नहीं हमारे समाज में। अब झूठे आरोप तो किसी भी चीज में लग सकते हैं, चाहे वो आपके एंटी टेरर लॉज हो जिसमें झूठे आरोप तो लगते ही हैं, या फिर कोई मर्डर हो, थेफ्ट हो, किसी भी अपराध में झूठे आरोप तो लग सकते हैं जी। ठीक है, लेकिन अब ये एक और चर्चा होती रहती है कि झूठे आरोप बहुत बढ़ चुके हैं, डाउरी में बहुत बढ़ चुके हैं, पर इसका एक्चुअली डेटा नहीं है। ये एक चर्चा बन चुकी है जो बोलते बोलते ये बात को बहुत बढ़ाया गया, पर एक्चुअली इसमें डेटा है नहीं, क्योंकि डेटा जो इसके बारे में है वो सिर्फ इस मुद्दे पे है कि कितने कंप्लेंट्स, कितने आरोप या फिर न्यायालय में सब हुए या विथड्रॉ किए गए। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आभा के पास जाऊंगा इस सवाल को लेकर। अगर हम बात करें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एक तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को और हमको आप थोड़ा सा एक आसान भाषा में समझाएं कि ये क्या होता है और इस पूरे केस में ये लागू होता है नहीं होता है, वो चलिए कोर्ट का काम है, लेकिन अभी कहाँ खड़ा है ये? कि जैसे बात हो रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर जो महिला है वो ना बोल दे तो वो रेप माना जाएगा। अनमैरिड को अगर कोई अननोन, मतलब कोई भी महिला को अननोन स्ट्रेंजर रेप सेक्स करेगा तो वो रेप माना जाएगा। लेकिन सभी मैरिड महिलाएं, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये है कि ये कानून फर्क इससे नहीं, आप कहीं नहीं लिव इन में अगर होगा तो रेप हो जाएगा, स्ट्रेंजर से सेक्स होगा तो रेप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इसलिए बात आ जाती है क्योंकि हम ये कानून सारे मैरिड के लिए सेम रख रहे हैं, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप से, वो टोटली फर्क चीज है। आप एक उसको सिंगल वुमन से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मामला यहाँ नहीं आता है, क्योंकि सारे मैरिज में जो है ये कानून लागू हो रहा है। तो यू कैन नॉट से कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत आता है, क्योंकि दो आंख कानून नहीं कर रहा है। जितनी मैरिड महिलाएं हैं उनके लिए जो है 375(2) का एक्सेप्शन लागू होगा। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देखने की कि हमारा जो फैमिली लॉ है उसमें ये तक लिखा हुआ है कि अनरीजनेबल डिनायल ऑफ सेक्स, अनरीजनेबल डिनायल ऑफ सेक्स डिवोर्स का एक ग्राउंड होता है। तो आप ये देखिए कि मैरिज में ये माना जाता है कि फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी की होगी। तो ये इश्यूज देख के एक ये कह देना कि आप इसको आप बोलिए कि नहीं कोई हम नया कानून तो नहीं ला रहे, कोई नया क्राइम तो नहीं ला रहे। बिल्कुल आप जो है पूरे जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उस पे आप अटैक कर रहे हैं। इस तरह से तो 50% ऑफ द मेन वो जेल में होंगे, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे हर घर की कहानी होगी कि कभी वाइफ का सिर दर्द हो रहा, कभी वो थकी हुई है। तो लॉ कैन नॉट बी सब्जेक्टिव, लॉ हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जैसा मैंने कहा कि आप प्रॉपर लॉ कमीशन लाइए, आप इसके फॉर्मुलेशन करिए कि क्या एविडेंस होगी, कैसे ये गुनाह बनेगा। वायलेंस की बात करते हैं तो आपके पास अगर पति पत्नी को पीटता है तो आपके पास 323 है, आप पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 है, अनेक कानून है।
वो अधिकार देते हैं महिला को कि वो पुलिस स्टेशन में जाके अगर पति वायलेंट है तो उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। आप क्रूएल्टी, हमारा कानून तो इतना महान है कि 498A में हम मेंटल क्रूएल्टी के लिए भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये कहना कि देश में कानून नहीं है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हमको मैरिटल रेप का गुनाह चाहिए, मुझे लगता है इट इज फार फेच्ड। नहीं, देखिए, एक सवाल मेरा आपसे होगा यहाँ पे, अगर हम अभी तक देखें जिस तरीके से कानून आगे, मेरा आपसे ये सवाल होगा, मैं आपके पास आऊँगा योगिता इस पे। जो सवाल है कि जिस तरीके से हम कानून को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, अगर हम जोसेफ श्राइन का जजमेंट देखें जहाँ पे एडल्ट्री थी वो रीड डाउन करी गई, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो लॉ है जो सोसाइटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी अब और आगे बढ़ती जा रही है। जब हम राइट्स की बात करते हैं, जब सेक्शन 377 2019 में रीड डाउन हुआ था तो हमें लगा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जोसेफ श्राइन जजमेंट आया एडल्ट्री का, क्या आपको लगता है ये स्टेप थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं अगर इस तरीके के हम जजमेंट लाते हैं तो? आई थिंक ये तो बहुत प्रोग्रेसिव है। इसको प्रोग्रेसिव कौन बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है कि आप इतनी डिग्निटी की आप महिलाओं की चिंता कर रहे हैं कि अगर वो मैरिड भी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में इंस्टीट्यूशन, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको सबसे ऊपर माना गया है। आप वही चीज आप लिव इन में करें तो आपको गंदी निगाहों से देखा जाता है। पर एक आप 100 लोगों को बुला के खाना खिला दें और रिचुअल कर दें और एक लीगल डॉक्यूमेंट ले लें तो आप बहुत पवित्र हो जाते हैं ओवरनाइट। तो इस तरह से हमारे देश में इस मैरिज को देखा जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ डिनर, आई वुड से। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट। तो अगर कहने की बात है इसमें तो मैं इसको प्रोग्रेसिव बोलूंगी, ये रिग्रेसिव नहीं है। ये हमें पहले कर लेना चाहिए था। पर मैं खुश हूँ क्योंकि आई नो कि हम मून पे नहीं जा सकते, तो वी आर हैप्पी विद द स्काई। तो कम से कम हम शुरुआत तो कर पाए हैं और चर्चा हो रही है। आज आपके चैनल पे हो रही है, कल पूरा दिन चर्चा हुई थी, आगे चर्चाएं हो रही हैं। तो एक दिन बदलेगी ये चीज और ये आनी ही है। दिस इज अ वेरी वेरी लाइक इन लाइन, वो होगा ही। वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है ये। इसके बिना कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती है। जस्ट बिकॉज वो मैरिड है, वो एक किसी की पत्नी है, वो उसके राइट्स, उसकी डिग्निटी उससे छीन ली जाए, वो गलत होगा। मेरा अच्छा योगिता, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जब मेरा कहना था कि इस तरीके की बातें, तो जब हम मैरिटल रेप को के साथ खड़े होते हैं, अभी तो उसको हम क्राइम नहीं घोषित करते हैं, स्प्लिट वर्डिक्ट की मैं बात कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था कि ये अगर मैरिटल रेप क्राइम हो जाता है तो इसको रिग्रेसिव कहा जाएगा। मेरा मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो जजमेंट्स हैं थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड होते हैं जब इस तरीके के जजमेंट, जो कि अगर आप पूरी 50 देशों की बात करें, आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, 1990s में मैरिटल रेप जो है वो एक क्राइम घोषित किया गया है। हम आज 20 साल पीछे चल रहे हैं और हमें उम्मीद हमेशा ये लगी रहती है कि अब कम से कम वो समय आएगा। लेकिन जब हमें लगता है कि हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, तो जो समाज में मैसेज जाता है वो कैसा जाता है? हाँ, मतलब अब बैकवर्ड तो नहीं, फिलहाल अब ऐसा तो नहीं है कि यूनानिमस वर्डिक्ट था कि ये अपराध नहीं घोषित किया जाना चाहिए, पर ये मतलब एक रुकावट आ चुकी है। मैं उसको एक रुकावट की तरीके से मानूंगी। पर मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि शादी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और जिसे मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से उस संस्था को वीक करेगी, तो मैं ये फिर पूछना चाहती हूँ कि उस संस्था किस बुनियाद पे है? अगर एक अपराध, एक रेप को, बलात्कार को अपराध घोषित करने से बोलते हैं कि ये संस्था वीक हो जाएगी, तो फिर शायद ये संस्था को हमें बदलना चाहिए। ये बोलना चाहती हूं मैं। अब जो बात कर रहे हैं कि ये तो हर घर में होगा कि कभी पत्नी का मन नहीं होता, वो तो होगा ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि पति का हक बनता है। अगर मन नहीं है तो मन नहीं है, और अगर पति का मन चाहे, जैसे आपने बोला डिवोर्स का ग्राउंड है, तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कानून रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है कि किसी रजामंदी ना हो, बार बार रजामंदी ना हो, तो डिवोर्स का ग्राउंड है, वो जायज है। क्योंकि उसमें भी शादी में दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। अगर एक पार्टी नाखुश है तो डिवोर्स का ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जबरदस्ती भी हो सकती है, या शादी में ये थोड़ा बहुत तो होता रहता है। जी बिल्कुल नहीं होता और नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें ऐसा नहीं, और ये रही बात की कि बाकी भी कानून हैं जिसमें 323 क्रूअल्टी वगैरह। पहली बात, अगर
वो रह सकते हैं और शादी की संस्था फिर भी कायम है, तो फिर रेप को रेप क्यों नहीं बोल सकते? रेप को किसी और नाम से क्यों पनिश करना चाहिए, किसी और कानून से क्यों दंडित करना चाहिए जब रेप रेप होता है? जी, अब अनफॉर्चुनेटली हम समय हमारा ख़त्म हो चुका है और काफ़ी बातें इस पर करी जा सकती हैं और लंबी चर्चा करी जा सकती है, पर हमारे पास इतना ही समय है। आभा, योगिता मेहरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संजीदा और संवेदनशील मुद्दे पे अपनी राय रखने के लिए और हमें भी थोड़ा और सिखाने के लिए।